वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था और किसके द्वारा। तो यह आपको हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ, यह भी क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया है कि जीत होता है, जीत का शहर होता है विजयनगर साम्राज्य का अर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, और हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर ली थी। यह दोनों जो थे आपको विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संगम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप जरूर स्टार मार के कहीं पर लिख लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्र नदी पर स्थित इसकी राजधानी तेलुगु थी। और जो तुंगभद्र नदी पर जो इसके एक खंडहर था जिसकी राजधानी आपको खंडहर कौन सा, तुंगभद्र नदी पर थी, और इसकी जो प्रमुख भाषा थी वह क्या हो जाएगा, तो आपको तेलुगु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे पहले देख लेते हैं कि आपको शासन काल भी पूछा जाता है कि जो संगम वंश के जो प्रमुख शासक हुए वो कब से कब तक रहे थे। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, हरिहर बुक्का का जो शासन काल रहा था 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा था। अब बुक्का प्रथम का 1356 से लेकर 1377 तक रहा था, और हरिहर बुक्का टू का 1377 से लेकर 1404 तक रहा था। और देवराय प्रथम का जो शासनकाल रहा था 1406 से लेकर 1422 तक रहा था, और देवराय द्वितीय का 1422 से लेकर 1446 तक रहा था। और मल्लिकार्जुन खड़गे का, यह क्वेश्चन आपको एक बार एग्जाम में पूछा गया था, 1446 से लेकर 1465 तक इसका शासनकाल रहता है। और विरूपाक्ष द्वितीय का जो रहा था 1465 से लेकर 1485 तक इसका शासन काल रहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हरिहर और बुक्का पहले वारगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र के सामंत थे, और विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। सबसे पहले आपको संगम वंश ने, फिर सुलूप, फिर तुलुप और अरिकवेडी। यह क्वेश्चन आपको सीक्वेंस सीरीज में पूछा जाता है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन से वंश ने शासन किया था। तो सबसे पहले आपको संगम आया था, फिर सुलूप, फिर तुलुप, फिर अरिकवेडू वंश आए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुक्का प्रथम ने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हरिहर टू ने संगम शासकों में सबसे पहले महाधीराज की उपाधि धारण की थी। यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाधीराज की उपाधि इस संगम शासकों में सर्वप्रथम किसने किया था, तो हरिहर टू ने सबसे पहले इस उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में। यह क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो निकालो कांटी है यह किसके शासनकाल में विजयनगर पर आया था, तो यह आपको देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, और यह आपको इटली का यात्री था। नेक्स्ट देख लेते हैं, देवराय प्रथम ने तुंगभद्र नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करके एक नगर में लहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर बांध भी बनवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय के आय से दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अब्दुल रज्जाक है ये किसके शासनकाल में आया था, तो आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल हो जाएगा। और इसके अनुसार जो कहा गया था कि जो पुलिस वालों का वेतन या फिर वेश्यालय से दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तेलुगु वंश श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती की और उन्हें जागीर दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि देख लेते हैं, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय
का जगवेटक यानी कि हाथियों का शिकारी कहा जाता है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा था। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखा था यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपको देवराय द्वितीय के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से देख लेते हैं कि मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है, तो मल्लिकार्जुन को भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि जे सुलभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सुलभ वंश की स्थापना की, किसके द्वारा, तो सुलभ नरसिंह के द्वारा यह स्थापना किया गया था। और इसका जो शासन काल रहा था आपको 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक इसका रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देख लेते हैं तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। सुलभ कह दिएगा तो आपको सुलभ नरसिंह हो जाएगा, लेकिन आपको तुलुब कह दिएगा तो वीर नरसिंह हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुलु वंश का महान शासक कृष्ण देवराय थे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कृष्ण देवराय के बारे में, तो ये कौन वंश के थे, तो ये आपको तुलु वंश हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना और सुलभ तिम्मा कृष्णदेवराय को योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत पर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताते। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी बाबरनामा, इसमें किस शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था, तो आपको वो कृष्णदेवराय को बताया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कृष्णदेवराय ने के शासनकाल में पुर्तगाली डिमोगोस पायस विजयनगर आया था। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि डिमिगोस पायस जो था यह किसके शासनकाल में आया था, तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में। हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको 2 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए और आगे आपको कन्फ्यूज़न एग्जाम में ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के अष्ट श्रेष्ठ कवि रहते थे जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। एक आपको अष्ट प्रधान रहते थे और यहाँ पर कौन क्या होगा, तो यहाँ पर आपको अष्ट दिग्गज हो जाएगा जो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। क्या, तो क्लासिकल युग कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यादा एवं संस्कृत में जिम्बाती कल्याणम की रचना की। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अमुक्त माल्यादा है ये किसके द्वारा रचना किया गया है। अमुक्त माल्यादा सबसे अधिक पूछा जाता है, तो वह आपको कृष्णदेवराय हो जाएगा। और जिम्बाती जो हो जाएगा कल्याणम, ये किसकी रचना, तो यह भी आपको कृष्णदेवराय की ही रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होना है कि पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। और साथ ही देख लेते हैं, नागलपुर नामक नए नगर और हजरा एवं बिठला स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने किया था। और कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपको कृष्णदेवराय के द्वारा यह उपाधि धारण किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेरा जो अगला होने वाला है इसमें देख लेंगे कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा था कि कौन से शासक के जो कौन से शासक जो अंतिम शासक हुआ करते थे। इससे भी आपको यदि आप सेट लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। चलिए देख लेते हैं, तो तुलु वंश का जो अंतिम शासक था आपको सदाशिव हो जाएगा। कौन सा, तो सदाशिव। यह भी आपको इसे स्टार लगा के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राक्षस तगड़ी एवं तालीकोटा बनीहट्टी का युद्ध आपको 23 जनवरी 1565 को हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ यह कब हुआ था, या फिर राक्षस तगड़ी या फिर बनीहट्टा, तीनों को एक ही नाम दिया गया है। और वह कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 को। इस डेट को जरूर याद रखिएगा। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ, इसीलिए यह जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि विजयनगर के पतन में इसका अहम भूमिका रहा था। अब विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था आपको विजयपुर हो जाएगा, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्च का नेतृत्व अली अहमद
कर रहा था। ये जो संयुक्त सारे जो थे इसका मोर्चा का अली अहमद कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। इसे जरूर याद रखा, किसने कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। और यह हुआ था कब? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस टकराते थे। एक तो आपको तुंगभद्रा के दोआब में, और कृष्ण गोदावरी के कछार में, और मराठा बाड़ा प्रदेश में तीनों टकराते थे। और तेलीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेन्नुकोंडा की राजधानी बनाकर अपना शासन प्रारंभ किया था। और विजयनगर के चौथे राजवंश अरिवीडु वंश था। कौन सा? तो अरिवीडु वंश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव के अपदस्थ एवं पेन्नुकोंडा में किया था। अरविडु वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय था। कौन था? तो अरविडु वंश का जो अंतिम शासक रंगा तृतीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अरविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वाडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो मैसूर राज्य की स्थापना जो वाडेयार के द्वारा किया गया। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक इकाई जो कि जिसका क्रम है घटते हुए क्रम में इस प्रकार है। सबसे पहले जो इसका है आपको प्रांत का क्या कहता था? मंडल कहा जाता था। और कोट्टम को क्या कहा जाता? कोट्टम। वायनाड को जिला कहा जाता था। और नाडु को मेलग्राम जो कि आपको 50 ग्रामों का समूह होता था। और ऊर को ग्राम कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विजयनगर कालीन में सेनाओं को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूषामान थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो अरमम कहलाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र रूप से संगठित किया गया था। इन ग्रामों इकाइयों को शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त की गई थी जिनकी सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। यानी कि जो 12 जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे अयंगर कहा जाता था। और ये अवेतनीय होते थे, यानी इसका कोई भी वेतन नहीं होता। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। यानी कि जो भूमि देती थी उस पर ना ही लगान लिया जाता था और ना ही कर लिया जाता था। इनका पद अनुवांशिक होता था, यानी कि जो इनका पद था वो वांशिक था। और इस पद को या गिरावी रख बेचा या गिरवी रखा जा सकता था। ग्राम स्तर पर कोई संपत्ति इन अधिकारियों की इज्जत की बतौर ना बेची जा सकती और ना ही इसे दान की जा सकती थी। ये आपको ऐसी भूमि। चलिए देख लेते हैं, इससे आपको यह जो आपको दिया गया ग्राफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको हर एक एग्जाम में आप देखिएगा कि इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कौन से यात्री किसके शासनकाल में आया, कौन से यात्री किसके शासनकाल में आया था। तो चलिए हम इसे पढ़ने। सबसे जो अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है यह पूछा जाता है निकालो कांटी से और अब्दुल रज्जाक से। ये दो जो है सबसे अधिक इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो निकालो जो कांटी है कौंटी ये किसके शासनकाल में आया था? तो यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और यह आपको इटली का यात्री था और 1420 ईस्वी में आया था। 3 क्वेश्चन आपको बताता है किसके शासनकाल में, किस देश का था और कौन सा यात्री था। ये तीनों क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। एक आपको अब्दुल रज़ाक हो गया जो कि आपको फारस का यात्री था, ये 1442 ईस्वी में आया था। और यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय में कन्फ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा हिंट ले लीजिएगा। देखिए इसमें ज 2 बार आता है ना, तो इसलिए इसमें किस में आया था? तो देवराय द्वितीय में आया था। इसमें लेकिन नहीं है, इसमें ज 2 बार है तो ये 2 बार देवराय द्वितीय हो जाएगा। और नूनवेज किसके शासनकाल में आया था? ये आपको पुर्तगाल का एक यात्री था और आपको 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। और डोमिंग पायस जो था यह पुर्तगाल का यात्री था, 1515 में आया था और कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। और बारबोसा था यह पुर्तगाल का था और यह कृष्ण देव राय के शासन। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि बारबोसा वाला एक बार पूछा गया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। किसे? तो कर्णिक के
देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। क्या? तो लगान सबसे बड़ा इसका स्रोत हो जाएगा। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 लगता था। यह भी क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया था। अब विवाह कर वर वधू दोनों से मिलाया जाता था। जो विवाह कर होता था यह वर और वधू दोनों से लिया जाता था। और विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त, यानी कि यदि आप विधवा से विवाह कर लेते हैं तो आपको ना ही विवाह कर ना ही वधू कर देना पड़ेगा। और उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। क्या? तो उबलिंग हो जाएगा, उबली। और रथ कोकड़े कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। कटुगी ब्राह्मण मंदिर बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे किसानों के पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटीगी कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे उसे कुदीर कहा जाता था। क्या? कुदी कह लेते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं और मेरा ये लास्ट होने वाला है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहा जाता था। जो विजयनगर का कदाचार कहा जाता था। और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग के जोरी खाना कहा जाता था। जो टकसाल विभाग होता है जोरी खाना कहा जाता है। और चींटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग वीर पंजाल कहा जाता था। क्या? तो वीर पंजाल कहते थे। और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़बा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेस बग कहते थे। और मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसे देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविकों के लिए भूमि का नियमित वेतन भी दिया जाता था। अब विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। क्या? तो ये एक आपको एक विशिष्ट अभिलक्षण होता है इसमें। तो चलिए दोस्तों, हमने विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसको हमने कवर कर लिया। और साथ ही जो इसका एक आपको मध्यकालीन भारत इतिहास का बाद आपको एक मास्टर वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि आपको मध्यकालीन पूरा एक ही वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक भी कर दीजिए ताकि इसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो यह भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा था कि विजयनगर के मुद्रा, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विजयनगर की मुद्रा क्या थी, तो आपको वो पैगोडा हो जाएगा। और बहमनी राज्य की मुद्रा क्या था, तो इसका हून हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।